नमस्कार, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हायर पेंशन पाने के लिए यानी अपनी पेंशन बढ़ करके ईपीएफओ से पाने के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अपना दिया है, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, आपको अप्लाई कैसे करनी पड़ेगी, ताकि आप पहले ही से डॉक्यूमेंट की व्यवस्था कर लें कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा जब एप्लीकेशन भरा जाएगा। और पहले ही से आपको जो है प्रोसेस पता हो कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन इसमें भरना है और उस इन्फॉर्मेशन को आप जुटा पाएँ ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो और कम से कम समय में प्रोसेस हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन पाने के लिए अगर आपको पता नहीं है कि आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसके लिए मैं पहले से ही ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, एक ईपीएफओ सर्कुलर के ऊपर और एक सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ईपीएफओ सर्कुलर। आप ये दोनों वीडियो में से कोई भी एक देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, यानी आप इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब चलिए मैं बताता हूं कि एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे अप्लाई करना है। जैसे ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में बताया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्या क्या प्रूफ देनी पड़ेगी। तो आप जो एप्लीकेशन भरेंगे वो जो एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है रीजनल कंसर्न ऑफिस को जाएगा, यानी आपकी कंपनी की जो नज़दीक जो ईपीएफओ ऑफिस है और उसका कंसर्न रीजनल ऑफिस है, वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जाएगी। और ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में बताया है कि जो एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसमें एक डिस्क्लेमर होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और वो जो डिस्क्लेमर था वो आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म में भी देखने को मिलेगा और उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। और दूसरा चीज़ जो है, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एक आपके लिए कंसेंट होगा। कंसेंट क्या होगा? सहमति पत्र होगी जो आपको डिक्लेयर करना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा। कंसेंट इस सिचुएशन में आपको देनी पड़ सकती है यदि आपका जो है ना प्रोविडेंट फंड में पैसा है और उसको ईपीएस फंड में लाना है, यानी प्रोविडेंट फंड में जो पहले से पैसा जमा हुआ है उसको ईपीएस में लाना है, तभी आपको हायर पेंशन बढ़ करके मिलेगी, जैसे मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए आपको क्या होगा, एक ऑनलाइन आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसी समय एक कॉन्सेंट की लाइन मिलेगी और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें जो है अनुमति दिया जाए कि आपका पीएफ फंड का जो पैसा है पेंशन फंड में ट्रांसफ़र करें और आपका हायर पेंशन दें। तो ये पहला पॉइंट है। इस सिचुएशन में आपको एक कॉन्सेंट देना पड़ेगा। कॉन्सेंट अलग से कोई नहीं भरना है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन उसी में जो है आपको दिखाई देगा, बस उसे आपको टिक करना है और एक्सेप्ट करना है। आपको इस चीज़ में भी जो है कॉन्सेंट रिक्वायर किया जाएगा यदि आपके पेंशन फंड में जो है कम पैसा है, जैसे पहले कम जमा हुआ था पेंशन फंड में और आप ईपीएफ से जो है पैसा विड्रॉ कर लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको रीडिपोजिट करना पड़ेगा। ईपीएफ आपके पीएफ अकाउंट में आपको रीडिपोजिट करना पड़ेगा और उसको पेंशन फंड में फिर से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये दूसरी सिचुएशन है, इसमें भी आपकी जो है कॉन्सेंट रिक्वायर्ड किया जाएगा। आप इस कॉन्सेंट को आप टिक करेंगे, अपनी सहमति पत्र देंगे और एक्सेप्ट करने के बाद ही जो है आपका ये एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होगा। इसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ मैं बता देता हूँ कि ईपीएफओ आपसे इंटरेस्ट भी ले सकती है। यदि आप ईपीएफ अकाउंट से अगर आप पैसा निकाल लिए हैं, पहले ही आप मेंबर थे निकाल लिए हैं और हायर पेंशन पाना चाहते हैं और उसमें फिर से आप जो पैसा रीडिपोजिट करना चाहते हैं ताकि आपको हायर पेंशन मिले, तो ईपीएफओ इस पे जो है इंटरेस्ट भी ले सकती है। हालांकि ये बताया नहीं है इस नोटिफिकेशन में, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जो है ईपीएफ पर जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप जब पीएफ फंड का विड्रॉल किए होंगे तो आपको उस समय जो है इंटरेस्ट भी मिला होगा। अब चलिए एप्लीकेशन स्ट्रक्चर का अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। जो लोग एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, अगर उस सिचुएशन में एग्जम्प्टेड प्रोविडेंट फंड से पैसा अगर ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन फंड में लाना हो तो यहाँ पे एक जो है ना ट्रस्ट है ना, अगर वहाँ पे एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं तो ट्रस्ट को एक जो है वहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। जो एस्टेब्लिशमेंट आपका अंडरटेकिंग सबमिट करेगा तभी जाकर के आपको पेंशन बढ़ करके मिलेगी। तो आपको जो है ना, आप जिस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं आपको उसके साथ मिल करके काम करना है, तभी जाकर के आपको हायर पेंशन मिल सकेगी। अब चलिए मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि जो है ना एप्लीकेशन जो है अब तुरंत ही लॉन्च कर दिया जाएगा एप्लीकेंट के लिए। तो देखिए मैं बता देता हूँ, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो ईपीएफओ पोर्टल पे लॉन्च किया जाएगा और ये एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। एप्लीकेंट को, पीएफ मेंबर को ऑनलाइन इस एप्लीकेशन को भरना है। वहाँ पर जाकर के जैसे ही ये लॉन्च किया जाएगा वैसे ही आपको जाना है और आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको ऑनलाइन इस जो है एप्लीकेशन को फिलअप करना है। उसके बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन को फिलअप कर देते हैं, आप सबमिट कर देते हैं, ये जो है आपके एम्प्लॉय पोर्टल पर जाकर के लैंड करेगा। यानी कहने का मतलब कि आप जो एप्लीकेशन भर देंगे, यह जो एप्लीकेशन आपके भरने के बाद, सबमिट करने के बाद आपकी कंपनी के पास जाएगा और कंपनी को इससे जो है एप्लीकेशन को जो है डिजिटली साइन
करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब कंपनी इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगी उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है इसको क्या किया जाएगा कि रीजनल कंसर्न ऑफिस को जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, रीजनल पीएफ ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और रीजनल पीएफ ऑफिस इसे चेक करेगा और चेक होने के बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। और साथ ही जैसे आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, यानी एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उसका एप्लीकेशन नंबर क्या है आपको ईमेल के माध्यम से मिल जाएगा। ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि हम ट्राई करेंगे कि लोगों के मोबाइल नंबर पे भी एसएमएस भेजें, ये लिखा है कि हम ट्राई करेंगे, ये नहीं कंफर्म किया गया है कि आपका जो है एप्लीकेशन का स्टेटस या एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है हम मोबाइल पे भेज देंगे। तो आप जो है अपना एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन लॉगिन करके आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उससे आप पता कर सकते हैं, या फिर अगर एक्सेप्ट होता है तो भी, अगर रिजेक्ट होता है तो भी आपको ईमेल के माध्यम से ईपीएफओ जो है आपको सूचित कर देगा, आपको ईमेल आईडी पे आ जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि हायर पेंशन पाने के लिए आपको इस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर किए गए हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो पहला है कि आपको ज्वाइंट ड्यूली वेरीफाइड बाय एम्प्लॉयर, कि आपका जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन वो कंपनी से ड्यूली वेरीफाइड होनी चाहिए, यानी आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उसको आपको कॉपी लेकर के जाना है अपने एम्प्लॉयर के पास, कंपनी के पास। कंपनी जो है उसे जो है ना अटेस्टेड करेगा, मोहर और साइन करेगा, वो वाले आपको जो है स्कैन करके वहाँ पे डालना है। और दूसरा प्रूफ ऑफ रेमिटेंस, कहने का मतलब कि आपके ईपीएफ फंड में जो है कंपनी ने अगर 6500 से ज़्यादा पैसा जमा किया हुआ है तो उसका प्रूफ तो होगा। ये प्रूफ कैसे होगा, कंपनी के पास पहले ही से ईसीआर चालान होगी और कंपनी जो है उसकी कॉपी आपको दे देगी अपलोड करने के लिए कि हमने जो है 6500 से ज़्यादा सैलरी पे आपके लिए कंट्रीब्यूशन किया है ताकि आप हायर पेंशन पा सकें। तो यही प्रूफ ऑफ रेमिटेंस हुआ प्रोविडेंट फंड के लिए। आपको जो है कंपनी से ईसीआर कॉपी मिल जाएगी और वो कॉपी जो आपको जो है ना ड्यूली अटेस्टेड चाहिए, और वो ईसीआर कॉपी जो है कंपनी उसे ड्यूली अटेस्टेड करेगी, साइन करेगी, मोहर करेगी, वही जो है कॉपी जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। तीसरा है प्रूफ ऑफ जो है रेमिटेंस टू ईपीएस फंड। अगर आपकी कंपनी आपके एम्प्लॉय पेंशन फंड में पैसा जमा किए है उसका भी प्रूफ चाहिए, तो ये प्रूफ की कॉपी जो है ईसीआर ही होता है। तो जो है कंपनी आपको ईसीआर कॉपी ये भी साइन करके स्टैम्प करके दे देगी, आप इसे एज ए प्रूफ ले सकते हैं और आप इस कॉपी को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये दोनों कॉपी जो है कंपनी आपको दे देगी। अब चौथा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है कि रिटर्न रिफ्यूजल फ्रॉम ईपीएफओ अथॉरिटी। जब आप उस समय अमेंडमेंट डेट 1 सितंबर 2014 के पहले जब आपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप सबमिट करने गए थे, ईपीएफओ का कहना है उस समय कोई ईपीएफओ के बड़े अधिकारी अगर उस आपको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिए हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए हैं कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे हायर पेंशन पाने के लिए, तो अगर वो प्रूफ कॉपी है तो आपको उस प्रूफ कॉपी को एम्प्लॉयर से क्या करना है, ड्यूली अटेस्टेड करा लेना है और उस कॉपी को आपको ईपीएफओ में सबमिट करना है हायर पेंशन पाने के लिए। चौथा जो है पॉइंट ये था कि रिफ्यूजल कॉपी चाहिए ईपीएफओ से कि आपने उस समय जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने गए थे, किया था और वो जो है रिजेक्ट हो गया, उस स्थिति में आपको जो है वो कॉपी का प्रूफ है तो वो आपको एम्प्लॉयर जो है ड्यूली अटेस्टेड करेगा और उसे फिर से सबमिट करना है। लेकिन जो लोग पहले से ऑलरेडी अगर सबमिट कर दिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म और वो एक्सेप्ट हो गया है, उन लोगों को फिर से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनका एप्लीकेशन ऐसे ही सबमिट हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन ये है कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये कब से स्टार्ट होगा और कितनी जल्दी जो हायर पेंशन मिल पाएगी। तो मैं बता दूं ईपीएफओ ने जैसे वहाँ पे लिख रखा है कि जल्दी ही जो है इस प्लेटफॉर्म को एप्लीकेशन प्रोसेस को जल्दी ही ईपीएफओ पोर्टल पे लॉन्च कर दिया जाएगा और आप इनेबल हो जाएंगे उसे फिलअप करने के लिए। तो अब ज़्यादा टाइम लगने को नहीं है, विदिन 1 सप्ताह के अंदर अंदर लग रहा है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा और आप फिलअप करने के लिए योग हो जाएंगे और आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि जो मैंने प्रोसेस बताया कि एप्लीकेशन का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है और ये कैसे आगे प्रोसेस होगा, तो आप अब समझ गए होंगे और आप जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होता है आप अब इससे जो लॉगिन करके अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी अभी भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उसे जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।